प्रोजेक्टाइल का केस 1 डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि जो प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली फायर्ड है उसका बिहेवियर क्या होता है, या उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं उनको किस तरह से हम डील करते हैं, कि वीएक्स का बिहेवियर क्या होता है, वीवाई का बिहेवियर क्या होता है, या उसकी रेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल का सेकंड केस, जिसको हम कहते हैं जनरल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो जनरल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रोजेक्टाइल होता है इसकी मुख्तलिफ चीज़ें कैसे कैलकुलेट की जाती हैं और इसका बिहेवियर जो होता है वो किस तरह का होता है। जी स्क्रीन है बेटा, एक कंप्यूटर पे स्क्रीन का मसला आ रहा है, उनको डिस्कनेक्ट किया है, वापस उसको लिंक भेज रहे हैं। देखिए बेटा, जनरल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल हम डिस्कस करते हैं। केस 2 के इसको आप जनरल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं बेटा। ठीक है बेटा, ये होता है जनरल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल बेटा। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, प्रोजेक्टाइल fired at some angle with horizontal at some angle with horizontal। ठीक है, ऐसा प्रोजेक्टाइल जो सम एंगल पे इस तरह से थ्रो किया गया, फायर किया गया, तो ऐसे प्रोजेक्टाइल को हम कहते हैं कि ये जनरल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा, कि सपोज करें इस तरह से हमारे पास y एक्सिस है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल की मोशन को डील करते हुए हम मोशन इन प्लेन कंसीडर करते हैं बेटा। ये हमारे पास x एक्सिस है। अब ये प्रोजेक्टाइल जब इस तरह से हम फायर करते हैं तो इस प्रोजेक्टाइल का बिहेवियर ये होता है। ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जो जाता है, इस प्रोजेक्टाइल के अंदर इसको जनरल केस हम कहते हैं। ये देखिए, ये इसकी इनिशियल एंगल है, ठीक है, इनिशियल एंगल है, और ये इसकी जो है वो फाइनल एंगल है जब ये गिरता है, ठीक है। और इसके अंदर सबसे बुनियादी बात ये होती है कि इस प्रोजेक्टाइल के बारे में हम ये कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जिस तरह इसको जमीन से जो है वो फायर किया गया है और ये जमीन पे रिसीव हुआ है। मीन्स ये जो इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट इसकी सेम होती है। जिस हाइट से ये इनिशियल फायर किया गया है उसी हाइट पे इसको रिसीव किया गया है। तो ये जनरल केस के अंदर हम यही लेते हैं कि जनरल केस का मकसद है ऐसा प्रोजेक्टाइल जो जिस हाइट से फायर किया गया उसी हाइट पे हम इसको वापस रिसीव करते हैं। अब इसकी बहुत सारी चीजें हैं बेटा, देखिए इसके अंदर भी अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं बेटा कि जब इस प्रोजेक्टाइल को हम इस तरह से वेलोसिटी देते हैं बेटा, ये हुई इसकी वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के बने दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बना vx v नॉट x और दूसरा कंपोनेंट बना vx vy, सॉरी, दो कंपोनेंट बने इस वेलोसिटी के, ठीक है।
इसकी वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक vx बनता है जो इसको हॉरिजॉन्टल मोशन देता है और एक vy होता है जो इसको वर्टिकल मोशन देता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो मोशन होती है वो इस तरह से होती है कि इस वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक vx होता है एक vy होता है। vx इसको हॉरिजॉन्टल मोशन देने का जिम्मेदार है, vy इस प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल मोशन देने का जिम्मेदार है। ठीक है, अब इसके अंदर भी वही सेम बिहेवियर है कि vx जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, बाकी vy जो होता है वो वक्त के साथ टाइम के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, और वो लीनियरली बेटा, क्योंकि उसके अंदर ऊपर जाते हुए डिसेलरेशन होगी, नीचे आते हुए एक्सेलरेशन होगी, लेकिन वो होगा लीनियर, क्योंकि डिसेलरेशन भी लीनियर होगी और एक्सेलरेशन भी लीनियर होगी। लीनियर का मकसद है यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी, स्ट्रेट लाइन इसका भी जो है वो ग्राफ बनेगा। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स। अब दूसरी बात बेटा, ये जिस एंगल से थ्रो किया जाता है उसी एंगल पे ये वापस गिरता है। अगर आप 30 डिग्री से, अगर आप इसको 30 डिग्री से थ्रो करोगे तो ये 30 डिग्री पे ही फॉल करेगा। इसकी इनिशियल और फाइनल एंगल्स सेम होती है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी सेम होती है अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो जिस वेलोसिटी से आप इसको थ्रो करते हो उसी वेलोसिटी से आप इसको रिसीव करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इसकी सेम होगी और जिस काइनेटिक एनर्जी से आप इसको थ्रो करोगे उसी काइनेटिक एनर्जी से आप यहाँ पे रिसीव करोगे। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके अंदर जो पहली बात ये होती है कि इसकी इनिशियल एंड फाइनल एंगल इज सेम। इनिशियल और फाइनल एंगल जो होती है बेटा सेम होती है। अब इसकी इनिशियल एंड फाइनल स्पीड, काइनेटिक एनर्जी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज सेम। ये भी सेम होता है बेटा। मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होता है, यहाँ पे मोमेंटम का डायरेक्शन ये होता है, यहाँ पे मोमेंटम का डायरेक्शन ये होता है। तो मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता है, बाकी जितना मोमेंटम इनिशियल पोजीशन पे होता है उतना ही मोमेंटम जो होता है वो फाइनल पोजीशन पे होता है। दोनों कंडीशंस में जो मोमेंटम होता है वो सेम रहता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इनिशियल एंड फाइनल स्पीड, काइनेटिक एनर्जी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम जो होता है वो सेम रहता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से देखेंगे बेटा। अब ये जब बेटा इस तरह से प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जाता है, जब ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो भी आप देख सकते हैं कि बेटा यहाँ पे ये होगा हमारे पास Vx और ये हो जाएगा हमारे पास Vy। ठीक है, अब ग्रेविटी क्या करेगी बेटा, ग्रेविटी जो होती है इस तरह से इसके ऊपर एक्ट करेगी बेटा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस तरह से एक्ट करती है बेटा। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी और Vy एक दूसरे से पैरेलल है बेटा। ठीक है, पैरेलल का मतलब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो बेटा। पैरेलल 0 या 180 सेंस नहीं होता, ये पुरानी चीजें पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, जिससे बाहर आए। ये जो 180 भी होती है ना वो भी पैरेलल आप कह सकते हैं। एंटी पैरेलल का आपकी मर्जी है, पैरेलल होते हैं। असल चीज पैरेलल, पैरेलल का मकसद है दो चीजों के दरमियान हर टाइम पे इक्वल सेपरेशन रहे।
वो पैरेलल होती है। पैरेलल की डेफिनेशन में कहीं नहीं कहा गया कि उनके दरमियान एंगल 0 हो या 180 हो। लाइन ऑफ एक्शन सेम होती है, वो पैरेलल कहलाती है। जनरल टर्म है पैरेलल। फिर एंटी पैरेलल उसके अंदर आप 180 के लिए कह देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं इसको पैरेलल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल चीजों से बाहर आए, आप कन्वेंशनल दुनिया से जो है वो आगे आप जा चुके हैं। तो देखिए ये जो वी वाई होता है और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, ये बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। तो जब ये इस तरह से बॉडी ऊपर जाती है तो ये ग्रेविटी वी वाई कंपोनेंट को लीनियरली डिक्रीज करती है। और जब ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, जब ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे पहुंचती है बेटा, तो यहाँ पे इसकी वी वाई जो होती है ये 0 हो जाती है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसकी वी वाई जो होगी बेटा, ये यहाँ पे वी वाई इसकी 0 हो जाएगी। इसके पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा वी एक्स। इस तरह से आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो प्रोजेक्टाइल होता है वो वर्टिकल से परपेंडिकुलर होता है। आप देख सकते हैं बेटा ये वर्टिकल है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल जो होता है वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट जो होती है प्रोजेक्टाइल की, यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल जो होता है इसके पास सिर्फ एक कंपोनेंट होता है। और जब ये प्रोजेक्टाइल नीचे आता है इस तरह से, जब ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से नीचे आता है तो भी वी एक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वी एक्स वैसी ही रहती है। लेकिन वी वाई और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के दरमियान एंगल जो होती है वो 0 होने की वजह से अब वेलोसिटी का कंपोनेंट बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे वी वाई जो होता है ये बढ़ता है जब ये प्रोजेक्टाइल नीचे आता है। तो आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो वी वाई कंपोनेंट होता है वो ऊपर जाते हुए लीनियरली डिक्रीज होता है और नीचे आते हुए लीनियरली इंक्रीज होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसके अंदर प्रोजेक्टाइल का बिहेवियर यही होता है। तो आप कहोगे कि वे प्रोजेक्टाइल moves upward, Vy decreases linearly। Vy जो होती है वो linearly decrease होती है। And when projectile moves downward, Vy increases linearly। ठीक है, ये इंक्रीज होती है लीनियरली। एट हाईएस्ट पॉइंट Vy is equal to 0 and projectile has only one component of velocity। Velocity Vx perpendicular to y axis, perpendicular to y axis। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। अब अगर इसका आप ग्राफ बनाए बेटा, ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ बनाए तो इस तरह से आप वी वाई का ग्राफ बना सकते हैं बेटा, इस तरह से। ठीक है बेटा, वी वाई जो होता है वो मैक्सिमम होता है बेटा यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। वी वाई जो होता है बेटा ये मैक्सिमम होता है। वी वाई के बारे में अगर पूछा जाए, वी वाई और वेलोसिटी मैक्सिमम जो होती है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे होती है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी इसका वी वाई कम होगा तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, और यहाँ पे सबसे कम होगी हाईएस्ट पॉइंट पे और यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी। तो अगर आप वी वाई के दरमियान और टाइम के दरमियान
इस तरह से ग्राफ बनाएंगे तो इनिशियल पोजीशन पे इसकी जो होती है बेटा मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो इसका ग्राफ जो होगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। क्योंकि बेटा ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम से लीनियरली जीरो हुई, जीरो से लीनियरली मैक्सिमम हुई, तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम से लीनियरली जीरो हुई, जीरो से लीनियरली क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो आप इसका ग्राफ जो होता है वो इस सेंस में इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लीनियरली डिक्रीज है, इस तरह से आता है, फिर लीनियरली क्या हो जाता है, इंक्रीज होती है। ये यहाँ से मैक्सिमम से जीरो होती है, जीरो से फिर मैक्सिमम होती है, तो मैंने भी ग्राफ बनाया है, मैक्सिमम से जीरो होती है और जीरो से क्या हो जाती है, फिर मैक्सिमम हो जाती है। आप इसको मैक्सिमम लिख दें, यहाँ पे आप जीरो लिख दें, यहाँ पे फिर क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि Vy is maximum at initial and final position. It is zero at highest point. जीरो मैंने लिख दिया है, it is minimum at highest point बेटा। ये हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है बेटा, मिनिमम होती है। तो Vy जो होती है बेटा वो कंटिन्यूसली इसके अंदर, लीनियरली इसके अंदर चेंज आती है। अगर एयर रेजिस्टेंस भी मौजूद है तो भी ऐसे ही होगा, लेकिन एयर रेजिस्टेंस को हमारे केस के अंदर हम जीरो कंसीडर कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये Vy हो गया। अब आते हैं वेलोसिटी के ऊपर बेटा। अब ये जब प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होती है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं बेटा। तो अगर आप इसको किसी भी जगह पे जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बेटा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बेटा, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट बेटा, एट इनिशियल या फाइनल पोजीशन बेटा, इनिशियल या फाइनल पोजीशन पे ये होती है बेटा, इज इक्वल टू अंडर रेडिकल, इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा, क्योंकि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, इज इक्वल टू Vx प्लस होता है Vy। कंपोनेंट्स की सूरत में वेक्टर सेंस में ऐसे ही लिखोगे, लेकिन अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप इस तरह से निकालोगे, क्योंकि दो कंपोनेंट्स हैं, मैग्नीट्यूड आप इस तरह से लोगे बेटा, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। और एट हाईएस्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, एट हाईएस्ट पॉइंट ये Vy होता है इज इक्वल टू जीरो, therefore velocity is only one component Vx बेटा, और इसका मैग्नीट्यूड भी ऐसे ही हो जाएगा, इज इक्वल टू Vx स्क्वायर प्लस जीरो इज इक्वल टू अंडर रेडिकल Vx स्क्वायर इज इक्वल टू Vx। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा Vx के बराबर। तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स हैं, Vy कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, जब ऊपर प्रोजेक्टाइल जाता है तो Vy डिक्रीज होता है, क्योंकि ग्रेविटी उसको डिक्रीज करती है, ग्रेविटी के और उसके दरमियान एंगल 180 होती है, इसलिए ग्रेविटी उसको कम कर देती है। जब वो नीचे आता है तो उसके Vy के दरमियान और ग्रेविटी के दरमियान एंगल 0 डिग्री होती है, तो वो उसको बढ़ाती है, तो लीनियरली डिक्रीज आती है, लीनियरली इंक्रीज आती है। लेकिन वेलोसिटी के अंदर तो दोनों कंपोनेंट्स कंसीडर होते हैं, इसलिए आप कहेंगे कि जिस तरह से Vy जो होती है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही होती है, इसी तरह से प्रोजेक्टाइल के अंदर जो वेलोसिटी होती है ना, टोटल वेलोसिटी जो होती है वो कंटिन्यूसली
डिक्रीज हो रही होती है। तो आप कह सकते हैं कि टोटल वेलोसिटी डिक्रीजेस as projectile moves upward and increases as projectile moves downward बेटा। ठीक है, it is minimum at highest point and maximum at initial oblique final position। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जो होती है ये मैक्सिमम होती है, और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो होती है ये सबसे कम होती है, जीरो नहीं होती, वेलोसिटी जीरो नहीं होती, क्योंकि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होता है वहां पे। वी वाई जो होती है ना वो हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होती है, लेकिन जो टोटल वेलोसिटी होती है उसके दो हिस्से होते हैं, एक वी एक्स वाला हिस्सा होता है, एक वी वाई वाला हिस्सा होता है। तो उसका एक हिस्सा तो जीरो होता है, लेकिन उसका जो वी एक्स वाला हिस्सा होता है ना वो जीरो नहीं होता। इसलिए प्रोजेक्टाइल जो होता है उसकी फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी होती है, लेकिन वो सबसे कम होती है इस केस के अंदर। इसका एक स्पेशल केस है बेटा, इसका अगर स्पेशल केस हम देखें, इसका एक स्पेशल अगर केस देखें कि अगर प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे थ्रो किया जाता है, ठीक है बेटा, इस वेलोसिटी का एक स्पेशल केस है। अगर प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे थ्रो किया जाता है, तो आपको पता है बेटा कि अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल 45 पे थ्रो किया जाता है बेटा, इस तरह से 45 डिग्री पे थ्रो किया जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो आपको पता है 45 डिग्री पे Vx और Vy बराबर होते हैं। 45 पे वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स Vx कंपोनेंट और Vy कंपोनेंट दोनों बराबर होते हैं। इसलिए आप यहाँ पे करोगे बेटा, इसलिए आप यहाँ पे करोगे कि V इज इक्वल टू अंडर रेडिकल Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा वेलोसिटी को। और दोनों कंपोनेंट्स अगर इक्वल है तो ये आप कर सकते हैं बेटा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 2Vx स्क्वायर, ठीक है। इसको भी Vx कर दें क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 2 ऑफ Vx हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, हाफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि जो Vx होगी ये हो जाएगी टोटल वेलोसिटी अपॉन अंडर रेडिकल 2 के, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब आपको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी के अंदर सिर्फ एक कंपोनेंट होता है। इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ये होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे होती है हाफ mv स्क्वायर बेटा, ठीक है। अब फाइनल पोजीशन बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बेटा, यहाँ पे ये आप कह लें कि काइनेटिक एनर्जी 2 और इसको कह लें आप काइनेटिक एनर्जी 1, इसको 1 कर दें, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 2 हाफ mvx स्क्वायर, क्योंकि बेटा ये हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी सिर्फ Vx की वजह से होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे Vy होती नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी के अंदर सिर्फ Vx स्क्वायर होता है। तो आप कर सकते हैं कि हाफ Vx बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है, V अपॉन अंडर रेडिकल 2 होल स्क्वायर हाफ m
वी स्क्वायर अपॉन 2 बेटा। आप कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर बेटा। मीन्स हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया इस तरह से बेटा। ठीक है, ये आप इस तरह से कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल पोजीशन पे हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1। तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी एट्स हाईएस्ट पॉइंट बेटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। ये सिर्फ और सिर्फ 45 के लिए रिलेशन वैलिड है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल है अगर उसको आप थ्रो करते हैं 45 डिग्री पे, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है वो उसकी इनिशियल पॉइंट के मुकाबले में हाफ हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है कि आप कह सकते हैं इसका कंक्लूजन आप कह सकते हैं इस तरह से, इसका आप कंक्लूजन कह सकते हैं कि एट 45 डिग्री if a projectile is fired at 45 degree, then its kinetic energy becomes half at highest point as compared to initial पॉइंट। इनिशियल पॉइंट के मुकाबले में इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ हो जाती है बेटा। ठीक है, तो ये हो गई बेटा कुछ बेसिक्स थी जो इस केस के बारे में आपके माइंड में होनी चाहिए थी कि इस केस के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है। तो ये हुआ बेटा जनरल केस। जनरल केस को आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से जो प्रोजेक्टाइल होता है इसकी मुख्तलिफ चीजें इस तरह से होती है बेटा। इसके अंदर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती, वी बाय यूनिफॉर्म नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ वी एक्स यूनिफॉर्म रहता है। और वी एक्स भी इसीलिए यूनिफॉर्म रहता है क्योंकि जो एंगल होती है, ठीक है, जो एंगल होती है ना बिटवीन जो है वो वी वाई और वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी के और उसके दरमियान तो एंगल चेंज होती रहती है, लेकिन वी वाई और उसके दरमियान एंगल हमेशा 0 या 180 होती है। तो वी वाई कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा होता है, इसलिए वी भी कंटिन्यूसली डिक्रीज और इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक्स हुई बेटा। अब हम इसके करते हैं फार्मूला कैलकुलेट कि इसका जो होता है बेटा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या होता है बेटा। अब इसकी मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करते हैं बेटा कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या होता है बेटा, कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम क्या होता है बेटा। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए ये यहाँ से लेकर बेटा ये इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक जो टाइम होता है ना इसको कहा जाता है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट बेटा। कि जिस टाइम के अंदर प्रोजेक्टाइल ज्यादा से ज्यादा वर्टिकल डिस्टेंस तय कर ले, वो टाइम जिस टाइम के अंदर प्रोजेक्टाइल ज्यादा से ज्यादा वर्टिकल पे चला जाए, ज्यादा से ज्यादा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, तो उसको कहा जाता है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट बेटा। आप इसको यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब इस तरह से प्रोजेक्टाइल को आप थ्रो करते हैं, इस तरह से ये प्रोजेक्टाइल जब इस तरह से आके गिरता है तो ये जो टाइम होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने का जो टाइम होता है इसको कहा जाता है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, या टाइम ऑफ असेंट भी कहा जाता है और टाइम ऑफ डिसेंट भी कहा जाता है। तो बेटा यहाँ पे एक लॉजिक लगेगा कि जब कोई भी प्रोजेक्टाइल जितना ऊंचा जाएगा उतना वो ज्यादा टाइम ऊपर भी जाएगा और उतना नीचे आने में भी टाइम उसको ज्यादा लगेगा।
इसका मकसद है कि प्रोजेक्टाइल का जो टाइम होगा वो वी वाई पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जितनी वी वाई ज्यादा होगी उतना प्रोजेक्टाइल ऊंचा जाएगा और उतना ज्यादा टाइम जो होगा वो ऊपर पहुंचने में लगाएगा। तो टाइम किस पे डिपेंड करता है? वी वाई पे डिपेंड करेगा। आप देखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्टाइल के दो हिस्से होते हैं, एक होता है वी एक्स और दूसरा होता है बेटा वी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है बेटा कि वी वाई जो होता है वो 0 हो जाता है, इसलिए आप इसके ऊपर वर्टिकल मोशन की इक्वेशंस लगाएंगे। और आप मैंने आपको कहा है कि ये जो वर्टिकल मोशन होती है इसके अंदर जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है तो इसके अंदर डिसेलरेशन होती है, और ये डिसेलरेशन किसके बराबर होती है? जी के बराबर होती है, और ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन होती है। यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ ये ऊपर जा रहा होता है। तो आपने इक्वेशंस पढ़ी है कि अगर कोई भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन के साथ बॉडी मूव करती है तो उसके ऊपर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन जो चैप्टर 3 के अंदर पढ़ी है वो आप लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल मोशन लाइक अ फ्री फॉल है। अगर वर्टिकल मोशन लाइक अ फ्री फॉल है तो उसके ऊपर वर्टिकल मोशन की इक्वेशंस आप लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे करेंगे कि ये होगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए इंटू टी बेटा। ठीक है, अब अगर आप करते हैं बेटा तो यहाँ पे वी एफ जो होगी बेटा ये होगी वी वाई की, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी नॉट वाई होगी, और ऊपर जाते हुए डिसेलरेशन होती है तो डिसेलरेशन को माइनस टी के साथ करेंगे, और ये जो हमारे पास टी है ये हो जाएगा T1। ठीक है, तो आप रखेंगे यहाँ पे कि वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए इंटू टी मीन्स माइनस जी इंटू टी बेटा, इस तरह से। अब अगर आप देखें तो बेटा वी वाई होता है 0 इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी इंटू टी। आप यहाँ से कर सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू वी नॉट वाई अपान जी बेटा, ये साइड पे आएगा माइनस माइनस में चला जाएगा, एक स्टेप बेटा मैंने जो है वो डायरेक्ट किया है। अब आप देखिए बेटा ये जो प्रोजेक्टाइल होता है इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको आप वीएक्स और वीवाई सेंस में भी लिख सकते हैं बेटा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वीएक्स जो होता है बेटा इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, और जो वीवाई होगा बेटा इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि वीवाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा बेटा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि कंपोनेंट्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं। जब कंपोनेंट्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, जब कंपोनेंट्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं तो आप इस इक्वेशन को फर्दर आप ये कर सकते हैं कि इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी बेटा। तो ये आप कह सकते हैं बेटा कि ये टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है बेटा। और ये फार्मूला हमें क्या बताता है कि टाइम जो होता है बेटा कि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ प्रोजेक्टाइल बेटा, एंड डिपेंड्स अपॉन वी वाई बेटा। ठीक है, वी वाई या वी, ठीक है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी या एंगल बेटा। ठीक है, ये इन चीजों पे डिपेंड करता है बेटा। ये जो होता है बेटा प्रोजेक्टाइल का टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट मास का होता है। इसका क्या मतलब बेटा? इसका मतलब ये एक 5 किलोग्राम का प्रोजेक्टाइल है, एक 10 किलोग्राम का प्रोजेक्टाइल, दोनों को सेम स्पीड से सेम एंगल पे थ्रो करोगे, दोनों का टाइम सेम होगा। और आपको वैसे भी पता है इंक्लाइंड प्लेन पे भी मास से इंडिपेंडेंट चीजें आ रही थी। फ्री फॉल क्या है?
से इंडिपेंडेंट आ रही है, प्रोजेक्टाइल के अंदर भी चीजें मास से इंडिपेंडेंट आ रही, क्यों आ रही है? बुनियादी रीजन एक ही है, फ्री फॉल के अंदर भी ग्रेविटी एक्ट करती है, इंक्लाइंड प्लेन पे भी ग्रेविटी एक्ट कर रही, वेट के कंपोनेंट की वजह से मसला हो रहा था, और प्रोजेक्टाइल के अंदर भी ओनली ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। और जो मोशन ग्रेविटी की वजह से हो रही होती है, जिसके अंदर ग्रेविटी इन्वॉल्व है, जिसको ग्रेविटी होल्ड कर रही है, डोमिनेंट है जिसके ऊपर, वो चीजें मास से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ग्रेविटी इन्वॉल्व है, इंक्लाइंड प्लेन में भी ग्रेविटी इन्वॉल्व है, फ्री फॉल के अंदर भी ग्रेविटी है, जिसमें ओनली ग्रेविटी होती है ना, उस मोशन के अंदर जो होती है ना, वो मोशन इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। तो आपको पता है कि जो भी चीज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होती है, उसके अंदर जो चीजें होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। यहाँ पे भी आप देख लें, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है बेटा। अब दूसरा होता है बेटा टोटल टाइम होता है बेटा, इसके अंदर हम करते हैं टाइम। अब इसके अंदर एक और बात भी ध्यान में रखिएगा, टाइम ऑफ डिसेंट होता है बेटा, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, T2 होता है बेटा। देखिए टाइम ऑफ डिसेंट का क्या मतलब होता है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरने का जो टाइम होता है इसको T2 कहा जाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये T1 है। इस केस के अंदर बेटा, ये सिर्फ इस केस के लिए, इस केस के अंदर जितना टाइम ऊपर के लिए जाएगा उतना टाइम नीचे के लिए होगा। आप कह सकते हैं कि इन दिस केस टाइम ऑफ ascent is equal to टाइम ऑफ descent। ठीक है, टाइम ऑफ ascent होता है बेटा T1 और ये होता है T2। T1 is equal to T2, therefore T2 is equal to V naught y upon G या V naught sin थीटा अपॉन G बेटा। इस तरह से आप कह सकते हैं दोनों टाइप्स का फार्मूला सेम होगा बेटा। अब हम करते हैं टोटल टाइम का फार्मूला बेटा। टोटल टाइम, जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहा जाता है या टाइम टू रिमेन इन एयर भी कहा जाता है, कैपिटल T करते हैं बेटा इसके अंदर। अब ये टाइम क्या होता है बेटा, ठीक है, ये टोटल टाइम होता है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टोटल टाइम होता है, ये यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक ये जो टाइम होता है, ये टोटल टाइम होता है। अब अगर आप इसके अंदर देखोगे तो टोटल टाइम के अंदर दो टाइम्स आते हैं, इज इक्वल टू V naught y अपॉन G प्लस V naught y अपॉन G 2V naught y अपॉन G इज इक्वल टू 2V naught sin थीटा अपॉन G बेटा। तो ये हो जाता है इज इक्वल टू 2V naught sin थीटा अपॉन G बेटा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि टोटल टाइम जो होता है बेटा, ठीक है, टोटल टाइम जो होता है, टोटल टाइम इज आल्सो independent of mass of projectile and only depends upon V, Y or V और साइन थीटा बेटा, आप इस तरह से कह सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल बेटा। अब इसके बारे में भी कह सकते हैं कि सेम चीजों पे डिपेंड करता है टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा। ठीक है, अब आगे फार्मूले इंशाल्लाह कल करेंगे। तो ये इंशाल्लाह आपका प्रोजेक्टाइल कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जाम के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है।
तो ये हो गया बेटा आपका प्रोजेक्टाइल का, सिर्फ आज हमने टाइम कैलकुलेट किया है, बाकी ये चीजें इंटरवल